हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कूलम्ब्स फोर्स स्टडी कर रहे थे। आप लोग को याद होगा कि कूलम्ब्स फोर्स में हम लोग लास्ट डिस्कशन कर रहे थे कि 2 पॉइंट चार्जेज पॉजिटिव लेते हैं या 2 पॉइंट चार्जेज नेगेटिव लेते हैं तो थर्ड पॉइंट चार्ज का पोजीशन क्या होगा जहां पर वह जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसके लिए हमने x का वैल्यू कैलकुलेट किया था और एक कंक्लूजन डिस्कस किया था कि थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट अ स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम अ स्मॉलर चार्ज एंड एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम लार्जर चार्ज। ये केस 2 में रहा होगा। आगे केस थर्ड में हम लोग देखेंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, केस 2 था या केस थर्ड था? केस 2 था ना। तो केस थर्ड में आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि अगर दोनों पॉइंट चार्ज पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो थर्ड पॉइंट चार्ज को कहां पर प्लेस करेंगे ताकि वह जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। केस थर्ड, इफ 2 पॉइंट charges Q1 and Q2 और Q1 को हमने पॉजिटिव ले लिया और Q2 को नेगेटिव ले लिया। Q1 and Q2 are placed at separation D, then at what distance from Q1 a third charge should be placed to experience जीरो फोर्स। डिस्कशन प्रीवियस क्लास का ही है, बट फर्क क्या है कि एक चार्ज को हमने पॉजिटिव ले रखा है और दूसरे चार्ज को नेगेटिव ले रखा है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज Q1 हो गया और ये नेगेटिव चार्ज Q2 हो गया। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव था तो थर्ड चार्ज का पोजीशन हमने इन बिटवीन में रखा था। इन बिटवीन इसलिए लिया था कि हमें जीरो फोर्स होने के लिए थर्ड चार्ज पर लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करेंगे कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ पर थर्ड चार्ज इन बिटवीन पोजीशन पर नहीं होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर थर्ड चार्ज हम यहाँ पर रखते हैं तो ये प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा और ये रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन होगा और ये अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा और चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन का फोर्स है इसलिए फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो पोजीशन हमने डिसाइड किया ये पोजीशन हमारा गलत है, ये रॉन्ग पोजीशन है। दो चार्ज अगर अपोजिट नेचर का है तो थर्ड चार्ज जीरो फोर्स होने के लिए इन बिटवीन लाइन पर नहीं होना चाहिए। या तो हम राइट साइड ऑफ Q2 रखेंगे या तो लेफ्ट साइड ऑफ Q1 रखेंगे। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पर रखना है और लार्जर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस पर रखना है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि Q1 और Q2 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक डेटा सजेस्ट कर देते हैं Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस वैल्यू होगा। अब आप खुद सोचिए कि जो थर्ड चार्ज का हमको पोजीशन लेना है वह इस तरीके से लेना है कि स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पर हो और लार्जर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस पर। अगर आप ये साइड थर्ड चार्ज रखते हैं Q3
तो आप देखें कि Q3 का पोजीशन अगर यहाँ से हम x लेते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस x हो जाएगा। खुद आप समझ पा रहे होंगे कि d प्लस x और x में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। x छोटा है, d प्लस x बड़ा है, मतलब स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पर है और लार्जर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस पर है। अगर यही काम हम करते हैं कि Q3 राइट साइड लेते हैं तब क्या होगा, लार्जर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस हो जाएगा और स्मॉलर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस हो जाएगा, जो वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास थर्ड चार्ज को रखने का 3 पॉसिबिलिटी था। ये हमने इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि जीरो फोर्स होने के लिए फोर्स का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हमने क्रॉस किया। ये हमने क्यों क्रॉस किया, फोर्स यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि Q2 का फोर्स अट्रैक्शन का होगा और इधर की ओर होगा, बट एट द सेम टाइम Q1 का फोर्स रिपल्शन का होगा और इधर की ओर होगा। और ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो लगता तो जरूर है कि जीरो होगा, लेकिन ये उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है जहां पर मैंने कहा था कि लार्जर चार्ज से लार्जर डिस्टेंस होना चाहिए और स्मॉलर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए Q3 के पोजीशन को भी हमने क्रॉस कर दिया, राइट साइड नहीं होगा, वह लेफ्ट साइड में होगा और ये पोजीशन हमारा करेक्ट है। तो जब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर का है तो सबसे पहला डिसीजन हमको ये लेना होगा कि इन बिटवीन में नहीं रखेंगे तो राइट साइड रखें या लेफ्ट साइड रखें। राइट साइड और लेफ्ट साइड रखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करता है कि लार्जर डिस्टेंस से लार्जर चार्ज को रखना होगा और स्मॉलर डिस्टेंस पर स्मॉलर चार्ज को रखना होगा। और इस डिसीजन के बाद अब फाइनल डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। Q1 Q2 सेपरेशन D and third charge Q3 is at a distance x from Q1 because Q1 is the smaller charge. Q1 स्मॉलर चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और ये 2 माइक्रोकूलम का है। अब यहाँ से आप देखें कि अगर ये x डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। फोर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इधर की ओर और नेगेटिव चार्ज से लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन का होगा इधर की ओर। और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो जीरो फोर्स होगा, जीरो फोर्स F1 इक्वल टू F2। दैट इम्प्लाई F1 Q1 के चलते Q3 पर फोर्स K0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड F2 क्या हो जाएगा K0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई d प्लस x का होल स्क्वायर। Q3 कैंसल आउट, Q0 कैंसल आउट, तो d प्लस x बाई x का होल स्क्वायर Q2 बाई Q1, तो d प्लस x बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट Q2 बाई Q1। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे, देखिए तो क्या होगा d बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस Q2 बाई Q1, देन d बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट Q2 बाई Q1। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा इसलिए माइनस साइन को हम छोड़ देते हैं, एक प्लस और एक माइनस वाला लेते हैं, तो x इक्वल टू d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। आप चाहें तो डायरेक्टली गिवन वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, जैसे Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, सेपरेशन भी मान लो 20 सेंटीमीटर गिवन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। पिछले भी डिस्कशन में हमने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखा है, अगर आप चाहें तो इसी तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू वहां लेकर भी न्यूमेरिकल आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिजल्ट जो आया ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट
की तरह भी यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्टली याद भी रखते हैं, आप याद रखें फॉर्मूला, आपकी मर्जी, बट भूल भी जाएं तो सिर्फ जो कॉन्सेप्ट हमने समझाया उस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है और कैसे कैलकुलेट करना है, ये बात आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये 20 हो गया, ये स्क्वायर रूट Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, Q1 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, -1 आई मीन 20 डिवाइडेड बाय √2 - 1 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से केस थर्ड जो हमने देखा, केस सेकेंड से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात क्या हो गया, उसमें सिर्फ हमको ये डिसाइड करना था कि थर्ड चार्ज इन बिटवीन पोजीशन पर होगा, बट यहाँ पर इन बिटवीन के अलावे दो पोजीशन है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम राइट साइड रखेंगे या लेफ्ट साइड। तो हम लोग रेगुलर डिस्कस कर रहे थे कूलम्स फोर्स फॉर मल्टीपल चार्जेज। जैसे हमने केस थर्ड तक देखा, मल्टीपल चार्जेज मतलब मोर देन 2 की बात करता है। अब इस पर आधारित केस 4 हम देखेंगे, जहां पर कि डिफरेंट सिचुएशन क्या होगा कि मल्टीपल चार्जेस के केस में फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो केस थर्ड के बाद आगे हम बढ़ते हैं केस 4 की ओर। तो अभी जो आपने देखा केस थर्ड, इसके बाद केस 4 हम लोग देखते हैं। केस 4 में डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आप सोचेंगे तो 5 से 6 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन होगा, और ये 5 से 6 न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और आप सोच सकते हैं कि वेक्टर में जो आप लोगों ने स्टडी किया था, वेक्टर के कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना होगा। केस 4 में पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसमें हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, डायग्राम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग डायग्राम पर ज्यादा फोकस करें। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप ये मान लो कि एक चार्ज Q यहाँ पर है, दूसरा चार्ज Q यहाँ पर है, तीसरा चार्ज Q यहाँ पर है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ कुछ दिया हुआ होगा, मान लो यहाँ पर हमने D लिया है और इसके बारे में हमने नेम लिख दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपसे पूछा जाएगा कि ये फोर्थ चार्ज जो इसके सेंटर पर रखा गया है उस पर नेट फोर्स क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स experienced by fourth charge placed at the center of the triangle। ट्रायंगल के सेंटर पर जो फोर्स चार्ज रखा गया है उस पर नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड कितना होगा। अब यहां पर देखिए कि ये चार्ज और ये चार्ज और ये चार्ज तीनों हमने पॉजिटिव लिया, आइडेंटिकल लिया, और ये चार्ज फोर्थ नंबर हमने रखा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चलो हम ये मान लेते हैं कि ये चार्ज नेगेटिव है, पॉजिटिव भी आप ले सकते हैं, रिजल्ट एक ही आएगा। अगर नेगेटिव लेते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट इधर की ओर करेगा। आप कॉर्नर का नेम देना चाहते हैं, ABC नेम इसका आप दे दीजिए। ए के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, बी के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और सी के द्वारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। FA, FB, FC। अब यहाँ पर FA, FB और FC इन तीनों फोर्स को जब हमने दिखलाया तो आप एनालाइज कीजिए कि पेयर वाइज एंगल इन तीनों फोर्स के बीच का क्या होगा। ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री का हाफ, तो इधर भी ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ये टोटल 60 डिग्री हो गया, तो ये पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर पेयर वाइज
ये एंगल 120 डिग्री हो गया, तो ये FB हो गया और ये FC हो गया और ये FA हो गया। जो स्टूडेंट वेक्टर की बातों को अच्छे से याद रखे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 0 होने जा रहा है। बट जो स्टूडेंट वेक्टर की बातों को भूल गए हैं उनके लिए मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है और चूंकि FB और FC का न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा, आप FB कैलकुलेट करें, FC कैलकुलेट करें, FA कैलकुलेट कर लें, सभी का वैल्यू इक्वल होगा। FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC इज इक्वल टू Q इंटू Q नॉट K नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये साइड लेंथ D है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू D/√3 होता है। आप बहुत बार इसका इस्तेमाल कर चुके हैं इस रिजल्ट को। बाय द वे जिस स्टूडेंट को याद नहीं है इसको आप याद रखिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस D/√3 होता है। अब यहाँ पर D/√3 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो ये तीनों वैल्यू जब इक्वल है तो इस वैल्यू को हमने F0 कंसीडर कर लिया, कुछ भी आप मान सकते हो, हमने F0 कंसीडर कर लिया। तो जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो इसका इन बिटवीन लाइन ये होगा और ये FBC इक्वल टू स्क्वायर रूट F0 स्क्वायर प्लस F0 स्क्वायर प्लस 2F0 cos 120 डिग्री। रिजल्टेंट में ये बात आप पढ़ चुके होंगे। ये इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू F0 के बराबर हो जाएगा। तो FBC का वैल्यू F0 आ रहा है और FA का वैल्यू भी क्या है? F0 है। तो जितना ये पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही ये नेगेटिव वैल्यू होगा और ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसल आउट करेगा। आपने देखा था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच एक तीसरा चार्ज रखते थे, तो एक राइट लगता था एक लेफ्ट लगता था, एक प्लस होता था एक माइनस होता था, दोनों एक दूसरे को क्या करता था? कैंसल आउट कर देता था। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि तीन चार्जेज जो लगा है और तीन फोर्सेज जो यहाँ पर हमने लगाया है, इन थ्री फोर्सेज का पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री है और इसके वजह से भी फाइनल रिजल्टेंट का वैल्यू क्या रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब जब टू फोर्सेज था तब भी नेट फोर्स 0, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब 3 आया तब भी 0। लेकिन इसमें कंडीशन मैंने क्या पुट किया है? कंडीशन ये पुट किया है कि प्रत्येक फोर्सेज का वैल्यू सेम होना चाहिए। प्रत्येक फोर्सेज का वैल्यू सेम होना चाहिए। इसी तरीके से अगर सोचें कि 3 चार्जेस के बजाय अगर स्क्वायर हम लोग कंसीडर कर लें और स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 चार्जेस को हमने प्लेस कर दिया। 4 चार्जेस को कहां पर प्लेस किया? स्क्वायर के कॉर्नर। तो 5th चार्ज यहां पर रखेंगे। तो अब आप यहां पर नेमिंग अगर कर देते हैं A, इस कॉर्नर का नेम B और इस कॉर्नर का नेम C और इस कॉर्नर का नेम D, तो आप देखें कि B कॉर्नर जितना फोर्स इधर की ओर इस पर लगाएगा, फिर इसको नेगेटिव लेके चलते हैं, मैंने पहले कहा इसको पॉजिटिव भी मान सकते हो। D कॉर्नर उतना ही फोर्स इस पर इधर की ओर लगाएगा और A कॉर्नर उतना ही फोर्स इस पर इधर की ओर लगाएगा, FA, और ये FC। अब यहाँ पर FB और FD दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। ये FA और FC है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो नेट वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 है। अब कंक्लूड कीजिए। अब इसी तरीके से जब हमने 2 फोर्सेज की बात किया था इक्वल एंड अपोजिट तब भी 0। 3 फोर्सेज जब पेयर वाइज एंगल 120 डिग्री बना रहा था तब भी रिजल्टेंट फोर्स 0। आप माइंड कीजिए कि जो एंगल हम बार बार पेयर वाइज फोर्सेज के बीच कंसीडर कर रहे हैं वह थीटा इक्वल टू 2π/n है। 2 साइड के लिए ये 180 डिग्री होता है, 3 साइड के लिए 120 डिग्री होगा। आप पुट करें ना n का वैल्यू 1 तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। मैंने गलत लिखा ना, n का वैल्यू
2, चूंकि 1 फोर्सेज तो 0 हो ही नहीं सकता है ना, कम से कम कितना लेना है 2। तो 2 मतलब इवन नंबर ऑफ फोर्सेज आ गया, तो थीटा 180 डिग्री, फिर n का वैल्यू 3 लिया तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, n का वैल्यू 4 लिया तब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 4 से आप डिवाइड कीजिए 90 डिग्री। इसी तरीके से n का वैल्यू 5 लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए, एक बार ऑड आएगा, एक बार इवन आएगा। तो ऑड नंबर ऑफ फोर्सेज है तब भी रिजल्टेंट 0 आ रहा है, और इवन नंबर ऑफ फोर्सेज है तब भी रिजल्टेंट 0 आ रहा है। आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ये रेगुलर पेंटागन के कॉर्नर पर भी हम 5 पॉइंट चार्जेस को रखते हैं तो उसके सेंटर पर जो चार्ज रखेंगे वह 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक पेंटागन का डायग्राम हम बना रहे हैं, रेगुलर पेंटागन। ये रेगुलर पेंटागन अगर हमने लिया यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ पर Q, तो जो इसके सेंटर पर चार्ज रखेंगे इस पर भी क्या होगा 0 होगा। और रेगुलर हेक्सागन अगर यूज करेंगे तब भी क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से आप सोचते चलें कितने भी नंबर ऑफ साइड्स है, अगर आइडेंटिकल चार्ज रखेंगे, कंडीशन माइंड कीजिए, मैंने क्या कहा, चार्ज क्या होना चाहिए आइडेंटिकल। उसके बाद सेंटर पर ही बार बार हम क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि पेयर वाइज एंगल इक्वल बनना चाहिए जितने भी फोर्सेज डिस्क्राइब हो रहा है, चाहे वो नंबर ऑफ फोर्सेज 4 हो या नंबर ऑफ फोर्सेज 5 हो या नंबर ऑफ फोर्सेज 6 हो। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में भी यही सिचुएशन होगा। A B C D E F, प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज हमने कितना रखा Q, सेंटर पर चार्ज Q नॉट, तो नेट फोर्स इसके द्वारा क्या होगा 0। फिर इसके बाद केस 5 देखेंगे। आज अभी यहीं पर एंड करते हैं।